गाइस, कैसे हो सारे के सारे। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, होपफुली आप भी बहुत ही बढ़िया हो। अगर मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अपने गुरुजी पे। तो आज का जो टॉपिक है हम उसको बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो उसको कमेंट सेक्शन में आकर जरूर पूछिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस, हम अपनी पीडीएफ पर आ चुके हैं, और जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि आज हमारी जो पीडीएफ है वो थोड़ी कलरफुल और ब्राइट और थोड़ी सी अट्रैक्टिव लग रही है। तो मैं आपको बता दूं कि हमने अपनी पीडीएफ में कुछ चेंजेस करे हैं, और अभी तक हमने अपने चैनल पर जितनी भी वीडियोस डाली हैं ये वीडियो उन सब से थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि इसमें हमने पीडीएफ में भी चेंज करा है। और इस वीडियो में हम थोड़ी और एफर्ट लगाकर आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो और ये वीडियो उन सबसे अलग होने वाली है। तो हम अपना चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th का चैप्टर ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड। हाँ तो चलिए हम अपनी इस वीडियो का पहला टॉपिक शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, यानी कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म। रिफ्रैक्शन ग्लास प्रिज्म के थ्रू कैसे होती है, तो पहले हम देखेंगे प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म क्या होता है हमारा, इट इज़ अ पिरामिडिकल पीस ऑफ ग्लास विद टू ट्राइंगुलर बेसिस एंड, मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा ईजी हो जाए फिगर आउट करने में कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं। प्रिज्म, इट इज़ अ पिरामिडिकल पीस ऑफ ग्लास विद टू ट्राइंगुलर बेसिस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सर्फेसेस। अब देखो बच्चों, आपने जब ये डेफिनेशन पढ़ी होगी, आपको डेफिनेशन पढ़ के थोड़ा सा लग रहा होगा ये क्या हमने पढ़ लिया, क्या होता है प्रिज्म। बच्चा अगर नया नया देखे तो वो डर जाएगा कि प्रिज्म क्या होता है। तो मैं आपको नॉर्मल बता दूं, प्रिज्म देखो ये होता है, ये ग्लास प्रिज्म नॉर्मल होता है, ट्राइंगुलर शेप का होता है, और नीचे इसका एक बेस टाइप होता है जहाँ पर आप इसको रखते हैं, और ये पूरा एक ट्राइंगुलर टाइप जो होता है ये पूरा प्रिज्म होता है हमारा, ठीक है। और कुछ भी नहीं लिखा है, आप ये डेफिनेशन इसको पढ़ लीजिएगा। प्रिज्म आपको वैसे पता ही है, आप पढ़ेंगे तो हो जाएगा। अगला हमारा टॉपिक है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म, ये वाला जो ग्रीन से हाईलाइट हो रखा है, एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म हमारा क्या होता है, द एंगल बिटवीन टू एडजॉइनिंग लेटरल सर्फेसेज रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। अब बच्चों मैं आपको दो टॉपिक, एक हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म और एक अगला जो हमारा टॉपिक है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन में आपको अभी एक फिगर बना के दिखाऊंगा, उसके हेल्प से समझाऊंगा, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म आप एक बार डेफिनेशन दोबारा पढ़ लीजिए, जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, ये एंगल बिटवीन टू एडजॉइनिंग लेटरल सर्फेसेज, ये एंगल होता है, ये दो एडजॉइनिंग लेटरल सर्फेसेज के बीच में एंगल होता है जब रिफ्रैक्शन होता है ग्लास प्रिज्म से, ठीक है, समझ आ गया। और हमारा एंगल ऑफ डेविएशन क्या बताया गया, इट इज़ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमरजेंट रे। ये एंगल होता है हमारा इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। अब मैं आपको डायग्राम की हेल्प से आपको ये समझा देता हूँ कि कैसे। मैं एक खाली स्पेस देख लेता हूँ, ये यहीं पे इसको जूम आउट करके मैं थोड़ा यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो, मान लो बच्चों ये आपका प्रिज्म है, ये मैंने थोड़ा बड़ा प्रिज्म बनाया, ठीक है, ये हमारा प्रिज्म हो गया। अब यहाँ से कोई लाइट आई, ये एंटर हुई अंदर, ये ऐसे सीधी गई, वो ऐसे, फिर वो ऐसे नीचे आ गई, ये थोड़ा नीचे कर लेना इसको इधर से ही, ठीक है, नीचे आ गई वो ये। तो आपका ये कौन सी रे होगी, ये जो वाली है ये आपकी होगी इंसिडेंट रे, ये होगी रिफ्रैक्टेड रे, और ये होगी कौन सी, एमरजेंट रे, ठीक है। ये इंसिडेंट, ये रिफ्रैक्टेड और ये एमरजेंट। होप करता हूँ आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, आपको समझ आया। इंसिडेंट हमारी ये थी, यहाँ मैं छोटा छोटा लिख देता हूँ, इंसिडेंट, ये हमारी रिफ्रैक्टेड, और ये हमारी एमरजेंट रे, ठीक है, IRE। अब क्या होता है बच्चों, अब देखो, मैं डॉटेड लाइन तो नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास ऐसे प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है। मैं आपको ये लाइन एक्सटेंड करके डायरेक्ट दिखा देता हूँ। ये देखो, जो लाइन जा रही है इंसिडेंट रे की, अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार, फिर आपको बेटर प्रॉपर समझ आएगा। ग्रीन, थोड़ा सा साइज़ इसका इंक्रीज़ कर लेता हूँ। अब ये अगर हम इसको इंक्रीज़ करें, ये अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं, इस लाइन को हमने इसको एक्सटेंड करा, इंसिडेंट रे की लाइन को हमने एक्सटेंड करा, और एमरजेंट रे की लाइन को हम इधर से एक्सटेंड करते हैं, ये यहाँ तक कुछ ऐसे, ठीक है। तो हमारा कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, सॉरी एमरजेंट रे, ये एंगल बनेगा। ये हमारी इंसिडेंट रे गई थी, ये हमारी एमरजेंट रे है, इन दोनों के बीच में एंगल ये बना, ये होता है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन।
और मैंने बच्चों आपको बोला था कि मैं आपको एक और टॉपिक फिगर की मेथड से ही समझाऊंगा। वो आपका क्या था, एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या था, एडजॉइनिंग लेटरल सर्फेसिस के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है। और एडजॉइनिंग लेटरल सर्फेसिस कौन सी हैं, ये और ये। तो इनके बीच में ये वाला एंगल बन रहा है, ये। तो ये एंगल ए क्या है हमारा, एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये एंगल ऑफ डेविएशन हमारा डी। ठीक है, होप करता हूँ मैं आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे है हमारा, ये हमने प्रिज्म हमने कर लिया, एंगल ऑफ प्रिज्म हमारा हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। बच्चों मैं आज के वीडियो में जो भी बताने वाला हूँ, अगर इसको आप ध्यान से सुनेंगे तो आपका ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको ये चैप्टर दोबारा से उठाकर बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप एग्ज़ाम से पहले एक बार इसको रिवाइज़ मार लीजिएगा, वीडियो को देख लीजिएगा या इसके नोट्स बना लीजिएगा जो मैं आज करवा रहा हूँ, और इसको एक बार रीड आउट कर लेंगे तो आपका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब आप आगे बढ़ते हैं। या फिगर भी देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कैसे ये स्प्लिट हुई है। आगे हमारा जो पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा है, व्हेन वाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स टू फॉर्म अ बैंड ऑफ 7 कलर्स, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिस्पर्जन। बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपको जैसे अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वाइट लाइट होती है, यानी कि जो हमारी वाइट लाइट होती है, जब उसको हम प्रिज्म से पास करवाते हैं तो वो प्रिज्म से जब पास होती है तो वो 7 कलरों में डिवाइड हो जाती है, वो एक बैंड फॉर्म कर लेती है 7 कलर का, और उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। हमने अभी एक ऊपर डायग्राम देखा था, ये वाला, ये उसी का डायग्राम था। देखो ये वाला डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये मैं आपको थोड़ा फिगर की मेथड से समझाऊंगा। देखो अगर मैं डायग्राम समझाऊं तो ये आपकी, ये यहाँ से वाइट लाइट गई, ये एंटर हुई प्रिज्म में, और प्रिज्म से जैसे ही वो बाहर निकली वो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में बाहर निकली। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन। क्या कहते हैं, डिस्पर्जन। ठीक है, समझ आ गया होगा होप करता हूँ मैं आपको। व्हेन वाइट लाइट इज, मैं आपको एक और बार समझा देता हूँ, व्हेन वाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, जब जो हमारी वाइट लाइट होती है जब वो ग्लास प्रिज्म से पास होती है तो वो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। क्या बना लेती है वो, बैंड ऑफ 7 कलर्स, 7 कलर्स का बैंड बना लेती है, वो आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, और उसे हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डिस्पर्जन। ठीक है, आगे क्या है, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम है अगला हमारा जो हमारा पॉइंट है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, द बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। अब बच्चों जो हमारा जो हमने वाइट लाइट भेजी प्रिज्म में, प्रिज्म से जो वाइट लाइट 7 कलर्स निकले, अब उन 7 कलर्स को हम बोलते क्या हैं, उन बैंड ऑफ 7 कलर्स जो फॉर्म हुए हमारे डिस्पर्जन के कारण, वो बैंड ऑफ 7 कलर्स, मैं ऊपर ऊपर से दिखाता हूँ, ये बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म हुए हैं हमारे किसकी वजह से, डिस्पर्जन की वजह से। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, इसको हम बोलेंगे स्पेक्ट्रम। ठीक है, बैंड ऑफ 7 कलर्स को हम बोलेंगे स्पेक्ट्रम, जो कि डिस्पर्जन, वाइट लाइट के डिस्पर्जन के कारण जो 7 कलर फॉर्म हुए हैं उन्हें हम बोलेंगे स्पेक्ट्रम। चलिए आगे देखते हैं हमारी, आगे हमारा एक्रोनिम। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ, एक्रोनिम किसे बोलते हैं, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स दैट रिप्रेजेंट सीक्वेंशियल कलर इन स्पेक्ट्रम विबग्योर। अब बच्चों एक्रोनिम हम बोलते हैं जो 7 कलर्स फॉर्म हुए ना, अब आपको 7 कलर्स वो याद कैसे रहेंगे, उसके लिए एक एक्रोनिम बनाया गया विबग्योर। विबग्योर से मैं आपको बता दूं, देखो क्या होता है, ये मैं आपको यहीं समझा देता हूँ। विबग्योर क्या होता है, वी से क्या होगा, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, कलर हम रेड कर लेते हैं। वी आपका क्या रिप्रेजेंट करता है विबग्योर में, वायलेट। ठीक है, विब। आई क्या रिप्रेजेंट करता है, इंडिगो। ठीक है, विब, वी आई बी, बी क्या रिप्रेजेंट करता है, ब्लू कलर। विब ग्योर। फिर आता है हमारा जी, जी हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन। विब ग्योर, वाई, जी वाई, वाई हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, येलो। ठीक है, ओ हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑरेंज। और आर हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, रेड। ठीक है, होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। विब ग्योर, वी से वायलेट, ये जो यहाँ लिखा हुआ है, वी से वायलेट, आई से, ये हम एक मिनट हम इससे देखते हैं,
ये हमारा वी से वायलेट हो गया, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। ठीक है, ये विबग्योर हमारा रिप्रेजेंट करता है 7 बैंड ऑफ कलर को। ये एक एक्रोनिम बना दिया गया है जिसकी हेल्प से आप पूरे कलर्स को याद रख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए बच्चों मैंने आपके लिए इतनी अट्रैक्टिव पीडीएफ बनाने की कोशिश की थी जिससे आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो। ठीक है, अगर आप इस पीडीएफ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप इस चैप्टर से एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है जो हमारा वो है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है बच्चों वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। ये आप एक बात याद रखना। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन अभी हमने जैसे ऊपर पढ़ा था, जो हमारा फॉर्म हो रहा था किसके बीच में फॉर्म हो रहा था, वो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ एमरजेंट, इनके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा था वो होता है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। और जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। मतलब एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगी, और वेवलेंथ घटेगी तो एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ेगा। ठीक है, अगला क्या है हमारा, रेड इज़ द लीस्ट डेविएटेड कलर एज इट हैज़ लार्जेस्ट वेवलेंथ। आप यहाँ देख रहे होगे जो इस डायग्राम में जो रेड है हमारा वो लीस्ट डेविएट हुआ है। मतलब देखो इधर से आया, वो इतना झुका नहीं, वो डायरेक्ट इधर आ गया। ये आपको दिख रहा होगा, रेड सबसे ऊपर है, जो सबसे ज़्यादा डेविएट हुआ है वो सबसे नीचे है। जो कलर सबसे ज़्यादा डेविएट हुआ है बच्चों वो देख सकते हो आप नीचे है, और जो कलर सबसे कम डेविएट हुआ है मतलब कम नीचे को मुड़ा है वो ऊपर है। और ऊपर सबसे कौन सा है, रेड। ठीक है, सबसे कम डेविएट कौन सा कलर हुआ था, रेड। क्यों, ऐसा क्यों हुआ था, बिकॉज उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। जो हमारा रेड कलर होता है उसकी लार्जेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, जिसकी वजह से वो लीस्ट डेविएटेड कलर होता है। ठीक है, और हमारा मोस्ट डेविएटेड कलर कौन सा था, वायलेट। क्यों, क्योंकि इसकी स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होती है, और ये हमारा लार्जेस्ट डेविएटेड कलर था। ये देखो वी सबसे नीचे है, आर सबसे ऊपर है। जो सबसे ऊपर है वो क्या है, लीस्ट डेविएटेड। जो सबसे नीचे है वो मोस्ट डेविएटेड। मोस्ट और लीस्ट में फ़र्क समझ आ गया होगा आपको। मोस्ट डेविएटेड वायलेट कलर है, लीस्ट डेविएटेड रेड कलर है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनकी वेवलेंथ में फ़र्क होता है। चलो हमारा ये पॉइंट भी कवर हुआ। अब हमारा क्या था, आइजैक न्यूटन वॉज द फर्स्ट पर्सन हु प्रूव्ड दैट सनलाइट इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर्स। आइजैक न्यूटन जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये प्रूव करा था कि जो सनलाइट होती है वो 7 कलर्स से बनी होती है। क्यों, सनलाइट हमारी एक तरह से वाइट लाइट है। अब हम सनलाइट को अगर हम 7 कलर्स प्रिज्म से पास करेंगे तो वो 7 बैंड ऑफ कलर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी, है ना। तो यानी कि सनलाइट जो है वो हमारी 7 कलर्स में है। वो सबसे पहले हमारे आइजैक न्यूटन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर करा था। ठीक है, अब आइजैक न्यूटन ने क्या एक्सपेरिमेंट्स करे थे, चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला जो लिखा हुआ है पॉइंट, उन्होंने क्या से मतलब अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करा था, वो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ। जो फर्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा होगा स्काई ब्लू से जो हाईलाइट हो रखा है, ही पास्ड सनलाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म टू फॉर्म अ बैंड ऑफ 7 कलर्स। सबसे पहले उन्होंने क्या करा, उन्होंने, जो हमारे आइजैक न्यूटन थे, उन्होंने, कौन है यहाँ पर, उन्होंने हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, उन्होंने यहाँ पर मतलब है कि हमारे जो आइजैक न्यूटन थे, जो हमारे साइंटिस्ट थे, ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, सिर्फ जहाँ तक बोल रहे हैं वहीं तक सुनो। ठीक है, जो हमारे साइंटिस्ट थे आइजैक न्यूटन, उन्होंने क्या करा, वाइट लाइट यानी कि सनलाइट जो थी हमारी उसको ग्लास प्रिज्म से जब पास करवाया तो क्या देखा, 7 बैंड ऑफ कलर फॉर्म हुए। ठीक है, सेकंड उन्होंने क्या करा, ही ट्राइड टू स्प्लिट द कलर फर्दर बाय पुटिंग अनदर प्रिज्म अहेड ऑफ द प्रिज्म फॉर्मिंग स्पेक्ट्रम बट ही फेल्ड टू एक्सप्लेन टू ऑब्टेन मोर कलर। अब जैसा आपको पता है गाइज कि जो होते हैं इंसानों की आदत होती है, उन्हें एक मिलता है तो वो 2 और चाहते हैं, थोड़ा मिलता है वो ज़्यादा चाहते हैं। मतलब अब वो किसी भी बारे में बात हो, चाहे वो पैसों की बात हो या किसी भी चीज़ की बात हो, तो अब इंसान को जैसे ही थोड़ा सा मिलता है वो भगवान से या किसी से भी और ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन करने लग जाता है। वैसे ही हमारे आइजैक न्यूटन भी थे, उन्होंने क्या सोचा, यार मेरे को 7 कलर मिल गए, अब मेरे को एक वाइट लाइट से 7 कलर मिल गए, अब मेरे को 14 बनाने हैं। इनके 7 कैसे निकल रहे हैं, मैं 14 निकालूंगा, 7 तो निकल रहा है, मैं 7 तरह में से और निकालूंगा। लेकिन नहीं जी, वो प्रिज्म भी ढीठ था, वाइट लाइट भी ढीठ थी, बोले मेरे पास 7 ही है तो मैं 14 कहाँ से निकाल दूँ भाई, है ना, समझ रहे हो।
मतलब कि जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या सोचा, जो हमारे आइजैक न्यूटन थे उन्होंने सोचा कि यार 7 कलर्स तो निकल रहे हैं, मैं और ट्राई करता हूँ, क्या पता इसमें से और भी ज़्यादा कलर्स निकल जाएं। ठीक है, लेकिन वो क्या हुआ, वो फेल हो गए, मतलब वो इससे ज़्यादा नहीं निकाल पाए कलर्स। नो मोर ही फेल टू एक्सप्लेन टू ऑब्टेन मोर कलर्स, वो फेल हो गए और ज़्यादा कलर्स निकालने में। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, ही फॉर्म्ड अ स्पेक्ट्रम फ्रॉम सनलाइट एंड प्लेस्ड एन आइडेंटिकल बट इन्वर्टेड प्रिज्म इन फ्रंट ऑफ प्रिज्म फॉर्मिंग द स्पेक्ट्रम ऑल द 7 कलर कंबाइंड बाय इन्वर्टेड प्रिज्म एंड एमर्ज द लाइव वाइट लाइट। अब उन्होंने तीसरा क्या दिमाग लगाया, उन्होंने पहले देखो इस फिगर के हेल्प से आपको ऊपर वाला मैं पूरा पॉइंट समझा दूंगा। उन्होंने क्या करा, पहले ये एक प्रिज्म रखा जो कि सीधा था, ठीक है, फिर उन्होंने एक दूसरा प्रिज्म उसी के बगल में रख दिया जो कि उल्टा था। दिमाग लगा रहे थे ज़्यादा आइजैक न्यूटन, लेकिन काम नहीं करा उनका दिमाग। हुआ क्या, वाइट लाइट गई, ये यहाँ से वाइट लाइट गई, वाइट लाइट जब यहाँ से गई तो वो रिफ्रैक्ट हुई और रिफ्रैक्ट होके 7 कलर्स में डिवाइड हो गई। लेकिन वो 7 कलर्स में डिवाइड हो रखी थी, वो दोबारा से दूसरे प्रिज्म से, इन्वर्टेड प्रिज्म में से पास हुई तो वापस से वो वाइट लाइट बन के निकल गई। ठीक है, मतलब एक तरह से आइजैक न्यूटन का चूतिया कट गया था जब उन्होंने रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम करा था। ठीक है, ऑफेंड मत हो जाना, हम ऐसे ही समझाने के लिए थोड़ा बीच बीच में बोल देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है जो हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ध्यान से पढ़ना इसको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में आपको पक्का यार बुढ़बको पढ़ लो, पक्का पेपर में मिल जाएगा इससे क्वेश्चन। एक ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है ये बता दो, और दूसरा का कह देगा ये कंडीशन नेसेसरी क्या होती है इंटरनल रिफ्लेक्शन की। ये दो हैं, अभी पढ़ाएंगे, पढ़ लेना ठीक से। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चलिए, जो लेटे लेटे पढ़ रहे हो ना, सो रहे हो, उठ के बैठ जाओ और ध्यान से पढ़ लो, पेपर आ रहे हैं बोर्ड के। चलो शुरू करते हैं। क्या है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, व्हेन लाइट एंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड्स क्रिटिकल एंगल। देखो बच्चों, मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताऊंगा, यहाँ पर सिर्फ दो कंडीशंस है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को परफॉर्म करने की, और वो दोनों कंडीशंस हैं, नीचे देखते हैं। ऊपर भी हमने पीडीएफ, ऊपर जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं उसमें भी सेम ही चीज़ लिखी गई है जो यहाँ लिखी है कंडीशंस नेसेसरी में। पहला पॉइंट देख लीजिए आप, कंडीशन क्या नेसेसरी होती है इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, लाइट शुड एंटर ऑब्लिकली फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयरर मीडियम। जो लाइट होती है हमारी वो डेंसर से रेयरर मीडियम में अगर जा रही हो, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, वो हमारा एक्सीड करना चाहिए क्रिटिकल एंगल को। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, शायद देख लेना, 90 ही होता है। द रिफ्लेक्ट इन द क्रिटिकल एंगल द रिफ्लेक्ट इन द डेंसर मीडियम। ठीक है, ये दो हमारे क्या हैं, ये कंडीशंस हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। पेपर में अगर आ जाए तो अगर आप ये जैसे लिखा हुआ है लाइट शुड एंटर ऑब्लिकली फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, अगर डेंसर नीचे और रेयर ऊपर लिख दिए तो नंबर नहीं मिलेगा बिटवा, कट जाएगा नंबर। ये डेंसर ऊपर नीचे हुआ ना तो फिर नंबर भी ऊपर नीचे हो जाएगा, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। अब सीरियस होकर थोड़ा सा देख लो, जो हमारा पहला और दूसरा पॉइंट है वो है लाइट शुड एंटर ऑब्लिकली फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयर मीडियम। हमारी जो लाइट है वो डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए। और दूसरा क्या है, हमारी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, वो एक्सीड कर जाना चाहिए क्रिटिकल एंगल को इन द डेंसर मीडियम, दे रिफ्लेक्ट इन द डेंसर मीडियम। ठीक है, ये दो कंडीशंस थी हमारी जो कि हमारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती हैं। ऊपर भी यही सेम लिखी हुई है ऊपर दोनों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्या है, अगला है हमारा रेनबो फॉर्मेशन। बिटवा रेनबो कैसे फॉर्म होता है, चलो रेनबो भी देख लेते हैं। रेनबो क्या होता है, बचपन में देखे होगे, बचपन में नहीं तो अभी भी देखो, बड़ों में भी दिख जाता है, ऐसा नहीं है बच्चों को ही दिखता है। रेनबो क्या होता है, इट इज़ अ नेचुरल स्पेक्ट्रम। अभी तक हमने क्या पढ़ा गाइस कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, अभी तक हम आर्टिफिशियल स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहे थे कि प्रिज्म होता है, वहाँ से निकला तो एक आर्टिफिशियल हम स्पेक्ट्रम, ये एक तरह से नेचुरल स्पेक्ट्रम अपियरिंग इन द स्काई। अब हवा में तो उड़ाओगे नहीं प्रिज्म को कि ऊपर उड़ाया और रेनबो बन गया वो पूरा 7 कलर वाला, नहीं। हमारा जो रेनबो होता है वो नेचुरल स्पेक्ट्रम फॉर्म करता है स्काई में। कैसे, रेन शावर होता है जब, यानी कि जब बारिश होती है तब हमारा हमें नेचुरल स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। और ये किस साइड को फॉर्म होता है, जिस साइड सन होता है उसके अपोजिट में फॉर्म होता है हमारा स्पेक्ट्रम। ठीक है,
कैसे फॉर्म होता है ये देखो, और ये फिगर देख लो, समझ आ जाएगा। यहाँ पे 3 कंडीशन भी लिखी हुई हैं, ये एकदम सजा के लाए हैं तुम लोगों के लिए आज ये पीडीएफ। 3 फिनोमिना लिखे हुए हैं विच आर इन्वॉल्व इन रेनबो फॉर्मेशन आर। 3 फिनोमिना इन्वॉल्व होते हैं रेनबो फॉर्मेशन में। पहला है डिस्पर्जन, दूसरा है रिफ्रैक्शन, तीसरा है इंटरनल रिफ्लेक्शन। डिस्पर्जन होता है पहले, तो डिस्पर्जन पता है ना क्या होता है, कि जब वाइट लाइट 7 कॉन्स्ट बैंड ऑफ कलर्स में कन्वर्ट उसमें हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन भी पता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं जब। इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था इंटरनल रिफ्लेक्शन की 2 कंडीशंस, ठीक है। तो ये तीनों फिनोमिना जो होते हैं इस रेनबो फॉर्मेशन में परफॉर्म हो रहे होते हैं, तब जाकर हमारा ये रेनबो फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कैसे क्या होता है। देखो, पहला है सम वाटर ड्रॉपलेट्स रिमेन सस्पेंडेड इन एयर आफ्टर रेन, दीज ड्रॉपलेट्स बिहेव एज ग्लास प्रिज्म। देखो होता क्या है बच्चों, बारिश जब होती है ना तो कुछ पानी की बूंदें, छोटी छोटी पानी के कण क्या होते हैं, पानी हवा में रह जाते हैं, हवा में मिक्स्ड रह जाते हैं, ठीक है। जो कि किस तरह काम करते हैं, ग्लास प्रिज्म की तरह काम करते हैं। वो छोटी छोटी बूंदें जो हवा में होती हैं वो ग्लास प्रिज्म की तरह काम करती हैं। अब ये दूसरा पॉइंट है, देखो जो येलो इसमें लिखा हुआ है, व्हेन लाइट एंटर द रेन ड्रॉप इट रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्सेस। अब जब लाइट होती है, जो हमारी सनलाइट मान लो, जो सनलाइट होती है वो क्या करती है, जैसे ही एंटर होती है उस रेन ड्रॉप में, सबसे पहले क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है, मतलब एक मीडियम से वो दूसरे मीडियम में एंटर हो गई। फिर क्या होती है, वो डिस्पर्स हो जाती है, फैल जाती है। डिस्पर्जन भी कह सकते हैं हम किसको, डिस्पर्स। आप समझ गए यार, ऊपर अभी तो समझाया था। चलो थर्ड, बेवकूफ़ों की तरह बैठे हो, पढ़ो यार सही से। चलो तीसरा पॉइंट देखो, देन इट रिफ्लेक्ट इंटरनली एंड अगेन रिफ्रैक्ट। फिर वो इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है और दोबारा से रिफ्रैक्ट होती है, एंड एज इट कम आउट ऑफ द ड्रॉप एंड द 7 कलर रीच द आई ऑफ ऑब्जर्वर इन फॉर्म ऑफ रेनबो। होता क्या है, फिर वो इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है और दोबारा से रिफ्रैक्ट होती है। मतलब कि देखो, जब इंटरनली रिफ्लेक्ट हुई, फिर अब वो अंदर से बाहर, यानी मीडियम चेंज दोबारा करना है उसको रेनबो फॉर्मेशन के लिए, तो वो दोबारा से रिफ्रैक्ट होगी। और फिर जब वो बाहर आती है ड्रॉप के, तो वो 7 कलर्स ऑब्जर्वर की आंखों में फॉर्म होने लग जाते हैं, दिखने लग जाते हैं उसको 7 कलर, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, रेनबो। दैट्स इट। आगे देखते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, देख लो। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, द रिफ्रैक्शन बाय डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो रिफ्रैक्शन होता है ना हमारा, डिफरेंट लेयर, जो हमारी एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट लेयर प्रेजेंट है, आपको भी पता है, ट्रोपोस्फेयर, लिथोस्फेयर, अजी अलग अलग प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, अलग अलग है, एयर हो गया, अलग अलग वो चीज़ें, ठीक है। तो जितने भी ये हमारी लेयर्स प्रेजेंट हैं, इनसे जो रिफ्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है बच्चों। सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत आसान है। अब ये हमारे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये हमारे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये देखो। पहला पॉइंट आप देखो, ग्रीन से जो हाईलाइट है, अपेरेंट फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड हॉट ऑब्जेक्ट और फायर। आपने देखा होगा यार, नोटिस करा होगा कभी, आप कभी आग जलाते हो, आग जला रहे हो तो आप देखते हो वो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि वो ऐसे हिल सा रहा है, वो आग के ऊपर, आग के ऊपर जस्ट थोड़ा सा आग के ऊपर वाला सरफेस देखोगे आप, आपको ऐसा लगेगा वो फ्लिकर कर रहा है, मूव कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो हिल रहा है अपने आप ही। आप नोटिस करना कभी, अगर नहीं देखा हो तो, आग जब भी, या मम्मी कभी गैस जलाती है उसको नोटिस करने की कोशिश करना, जो फ्लेम निकल रही होती है फ्लेम के जस्ट ऊपर देखना, आपको ऐसा लगेगा कि वो हिल रहा है, उसके ऊपर वाला सरफेस हिल रहा है। वो क्यों होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, मैंने बोला ना क्यों होता है, अभी हम देखेंगे आगे। सेकंड है, स्टार नियर द हॉरिजॉन अपीयर स्लाइटली हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशन। जो स्टार हॉरिजॉन के पास होते हैं वो थोड़ा सा हाइयर हमें दिखते हैं अपनी एक्चुअल पोजीशन से, ऐसा क्यों होता है। तीसरा क्या है, एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। सुबह सुबह सूरज जल्दी कैसे निकल जाता है और लेट कैसे सनसेट सूरज डूबता है। चौथा क्या है, सितारे कैसे चमकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले वाले पॉइंट से शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारा, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड द फायर और हॉट सरफेस अपीयर टू बी फ्लिकर व्हेन सी थ्रू द एयर। मैंने आपको जैसा बताया कि जब हम कोई भी आग जल रही होती है, मान लो हमारे गैस, घर में गैस जो जल रही है, उसके ऊपर वाला जस्ट सरफेस जो होगा वो फ्लिकर कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, ऐसा लगेगा आपको वो हिल डुल रहा है, क्यों। अभी हम रीजन पढ़ रहे हैं, देखो द ग्रीन वाला पोर्शन देखो, द एयर अबव हॉट सरफेस बिकम हॉट एंड rises the space is occupied by cool air, the refractive index of hot air is less than that of cool air,
देखो बच्चों, होता क्या है, जो हवा होती है ना गर्म सरफेस के ऊपर, मान लो जैसे आपने आग जला रखी है या आपने जब गैस जला रखी होती है आपने, आप तो उसके ऊपर जैसे फ्लेम जो आपकी जल रही है उसके जस्ट ऊपर जो सरफेस होगा ना वो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर की हवा कैसी होगी, फ्लेम के जस्ट ऊपर की हवा कैसी होगी, हॉट होगी। अब हो गई हॉट, बिकम हॉट, वो गर्म हो जाती है फ्लेम की वजह से। वो उतनी दूर की एयर, मान लो मैं आपको थोड़ा सा ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लो ये बर्नर है घर का, आपकी ये आग जल रही है। अब उसके जस्ट ऊपर ये, उसके जस्ट ऊपर की ये जो ये होगा, यहाँ पर जो एयर प्रेजेंट होगी वो कैसी हो जाएगी, हॉट हो जाएगी। आग के कारण वो एयर हॉट हो जाएगी। अब वो जो एयर हॉट हो जाएगी ना, उससे क्या होगा, उस एयर हॉट होने की वजह से वो राइज हो जाएगी, यानी कि ऊपर को चली जाएगी वो गर्म हवा। और जब वो हवा ऊपर को चली जाएगी ना तो वो उस, अब देखो मान लो मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ, ये हमारा बर्नर है, ये हमारी गैस जल रही है, ये एयर हॉट एयर है, ये हमारी हॉट एयर है। जब ये ऊपर को चली जाएगी तो ये वाला स्पेस तो खाली हो गया ना, मैं कलर चेंज करता हूँ, ये वाला स्पेस तो खाली हो गया ना, ये वाला जो मैं पिंक पिंक कर रहा हूँ, क्योंकि वो वाली एयर, हॉट एयर तो हमारी ऊपर चली गई। तो अब ये खाली स्पेस कौन ले लेता है, कोल्ड एयर। कोल्ड एयर, कोल्ड एयर उस हॉट एयर की जगह पर आ जाती है जब हॉट एयर ऊपर चली जाती है तो, ठीक है। अब होता क्या है, जो कूल एयर ले लेती है वो जगह। जो हमारा हॉट एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, हॉट एयर का जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कम होता है कूल एयर के मुकाबले, ठीक है। हॉट एयर का जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कूल एयर के मुकाबले कम होता है। तो हमारा सेकंड पॉइंट की क्या लिखा है इसमें, सो द फिजिकल कंडीशन ऑफ मीडियम आर नॉट कांस्टेंट, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कमज़ोर था किसका, गर्म हवा का, तो और मजबूत था किसका, ठंडी हवा का। तो क्या हुआ, हमारा फिजिकल कंडीशन जो थी मीडियम की वो कांस्टेंट नहीं रह पाई। उससे क्या हुआ, ड्यू टू चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ये हमें जो ये जो चेंज, ये चेंज जो हो रहा था बार बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, देखो मान लो जो गैस जल रही है उसके ऊपर गर्म हवा हुई, वो ऊपर चली गई। अब वो जगह ठंडी हवा लेगी तो वो ठंडी हवा भी तो गर्म होगी फ्लेम की वजह से, फिर वो भी जाएगी। तो बार बार तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज हो रहा है ना, गर्म हवा होती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है, फिर जब ऊपर जाती है, जब उसकी हवा ठंडी हवा जगह ले लेती है तो ठंडी हवा का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो वो फिर से दोबारा से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ। तो इससे क्या होता है, वो जो लाइट होती है वो हमें, लाइट जो होती है वो डिफरेंट डायरेक्शन से आती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है चेंज होता है, जिसकी रिजल्ट में हमें क्या दिखता है, फ्लक्चुएशन दिखती है किसमें, अपेरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में, ठीक है। जिसकी वजह से ये हमें वो हिलता डुलता सामान दिखाई देता है उसके ऊपर का। होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा यार, बहुत मैंने एलैबोरेटेड मेथड वे में समझाया, और ना आया हो तो मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। चलो सेकंड वाला पढ़ लेते हैं यार। सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, स्टार व्हेन सीन नियर द हॉरिजन अपीयर स्लाइटली हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो हमारे स्टार्स होते हैं जब वो हॉरिजन के नियर होते हैं तो वो स्लाइटली ऊपर हायर दिखते हैं अपनी एक्चुअल पोजीशन से। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। मैं वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, मान लो एक्चुअल पोजीशन मान लो ये है स्टार की, ठीक है, ये एक्चुअल पोजीशन है, लेकिन वो हॉरिजन के पास होता है तो वो थोड़ा अपर दिखाई देगा, थोड़ा हायर दिखाई देगा। बातों को समझना, ठीक है। चलो इसको पढ़ लेते हैं, ऐसा क्यों होता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इन जनरल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जो अर्थ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना एटमॉस्फेयर का, वो क्या होता है, ऊपर से नीचे, यानी कि आसमान से हम ज़मीन की तरफ नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो वो इंक्रीज़ होता है। देखो यहाँ पर मैंने ये फिगर में भी बना हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ऊपर से नीचे की तरफ इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, समझ आया होगा आपको। तो वही वो कह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अर्थ जो होता है वो एटमॉस्फेयर का, वो इंक्रीज़ होता है टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज़ होता है अर्थ एटमॉस्फेयर का। अगला पॉइंट लिखा है, सो द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार नियर द हॉरिजन हैज़ टू ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो लाइट होती है जो स्टार से आ रही है, अब जो लाइट आ रही है स्टार से, जो कि हॉरिजन के पास है स्टार, हमारा जो स्टार है वो हॉरिजन के पास है, उससे जो लाइट आ रही है उस स्टार से, उसे कहाँ ट्रैवल करना पड़ेगा, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम ट्रैवल करना पड़ेगा।
रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम ट्रैवल करना पड़ेगा। और अगर वो रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम ट्रैवल करेगा तो जो हमारी नॉर्मल होगी वो किसकी तरफ बेंड हो जाएगी, जो लाइट होगी वो हमारी किसकी तरफ बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। लिखा है ना, सो द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार नियर द हॉरिजन हैज़ टू ट्रेवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम एज इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। जब वो रेयरर टू डेंसर आता है तो क्या होता है, लाइट होती है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, आपको पता होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें जो स्टार होता है वो थोड़ा हाइयर दिखाई देता है अपनी एक्चुअल पोजीशन से। एक बार और फिगर देख लो। ठीक है, वो रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जब ट्रैवल करता है तो वो हमें इसकी वजह से वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमें एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, अब एडवांस्ड सनराइज, जल्दी सूरज निकलने का और जल्दी और देर से सूरज के डूबने का क्या फंडा होता है, ये भी समझ लेते हैं। ये फिगर देख लो, अभी मैं फिगर पे आऊँगा। वैसे पहला पॉइंट जो इसमें लिखा हुआ है वो लिखा है द सन अपीयर्स अबाउट 2 मिनट्स अर्लियर देन एक्चुअल सनराइज। देखो होता क्या है बच्चों, जो सन होता है ना हमारा वो 2 मिनट सूरज उगने से पहले ही दिखने लग जाता है। मतलब सूरज उगा नहीं होता, सूरज उससे पहले हमें दिखने लग जाता है। और जो सूरज डूब जाता है ना उसके बाद भी हमें 2 मिनट तक दिखता है वो। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, यहाँ से देखो, येलो वाले से देखो। When the sun is below horizon, the rays have to pass from rarer to denser medium। देखो ये हमारा हॉरिजन है, जब सूरज हॉरिजन के नीचे होता है तो उसको जो रेज होती हैं उसको रेयर टू डेंसर मीडियम जाना पड़ता है। ये रेयर मीडियम हो गया और ये डेंसर मीडियम हो गया। ठीक है, उसको कहाँ जाना पड़ता है, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम लिखा हुआ है ना, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। मैंने बताया आपको ये हमारा हॉरिजन है, ये हमारा रेयरर मीडियम है। मैं आपको एक और बार लिख देता हूँ यहाँ पर, रेयरर, और ये एक तरह से हमारा मान लो डेंसर है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ये हमारा मान लो डेंसर है। ठीक है, तो ये जो सनलाइट जा रही है हॉरिजन के नीचे उसको रेयरर टू डेंसर ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, सो रेज, ये ग्रीन हाईलाइट वाला देखो, सो रेज बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, एज अ रिजल्ट सन अपीयर हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। जब वो रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाता है तो उससे क्या होता है, जो रेज होती हैं वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती हैं। ये जो हमारी रेज होती हैं जब रेयरर टू डेंसर मीडियम जा रहा है तो रेज हमारी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये हमारा रेयर से डेंसर की तरफ जा रहा है। तो होगा क्या इससे, जो हमारी रेज हैं वो नॉर्मल की तरफ मूव कर जाएंगी, तो हमें इधर की जगह वो इधर दिखाई देता है, थोड़ा हाइयर दिखाई देता है। ठीक है, हमें इधर दिखाई देता है वो, ये इधर। ठीक है, क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वो रेयर से डेंसर में जा रहा है और रेयर से डेंसर में जाता है तो लाइट नॉर्मल की तरफ हो जाती है, नॉर्मल की तरफ होने लग जाती है, जिसकी वजह से वो हमें ऊपर को दिखाई देता है। ठीक है, समझ आ गया हो। अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का क्या फंडा है यार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, सितारे क्यों चमकते हैं, ऐसा मत बोलना मेहनत करके चमक रहे हैं, नहीं यार, उनका भी कुछ अलग ही फंडा होता है। देखते हैं, पहला पॉइंट क्या है, स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अस, दे बिहेव एज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। आपको पता है यार, स्टार्स जो होते हैं हमसे बहुत दूर हैं, बहुत ज़्यादा दूर, बहुत, तो हमारे लिए कैसा काम करते हैं, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, मतलब हमारे लिए एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है स्टार्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर आर नॉट कॉन्स्टेंट, द लाइट फ्रॉम स्टार अपीयर टू कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। आपको जैसा पता है कि जो फिजिकल कंडीशन है अर्थ की, वो अर्थ एटमॉस्फेयर की जो फिजिकल कंडीशन है वो कांस्टेंट नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्टार से लाइट आ रही होती है वो डिफरेंट डायरेक्शन से आती है हमारे पास, है ना, डिफरेंट डायरेक्शन से हमारे पास वो लाइट आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से होता है द रिजल्ट इन फ्लक्चुएशन ऑफ अपीयरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। जिसकी वजह से क्या होता है, अपीयरेंट पोजीशन यानी कि जो असली पोजीशन होती है स्टार की उसमें फ्लक्चुएशन हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अब ये वाला पॉइंट पढ़ो, द अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार ऑल्सो वेरी ड्यू टू चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। पहला रीज़न हमने ऊपर पढ़ लिया, वो बहुत दूर है, पहला रीज़न हमने पढ़ा कि वो स्टार जो है हमसे बहुत दूर है और जो अर्थ की एटमॉस्फेयर कंडीशन है वो कांस्टेंट नहीं होती है, जिसकी वजह से जो लाइट होती है वो डिफरेंट डायरेक्शन से आती है। पहला रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न क्या लिखोगे आप, जो अमाउंट ऑफ लाइट आ रही है ना स्टार से वो चेंज होती है, क्यों,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो डिफरेंट रिफ्रैक्ट, आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उन लेयर्स के, ठीक है। तो उन सब से वो लाइट, स्टार की लाइट पास होते हुए आ रही होती है, तब हमारी आइज़ में रीच होती है। तो ये पॉइंट पढ़ो। द स्टार्स अपीयर ब्राइट व्हेन मोर लाइट फ्रॉम स्टार रीचेज आवर आइज। जब हमारी आँखों में जो स्टार से लाइट आ रही है, जब हमारी आँखों में ज़्यादा लाइट जाती है तो वो चमकते हुए दिखाई देते हैं ज़्यादा, और वही सेम स्टार हमें डल सा दिखाई देता है, बिना चमकते हुए दिखाई देता है, जब कम अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंखों में पहुंच रही होती है। और ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट और कम अमाउंट ऑफ लाइट पहुंचने का कारण क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं और उन सबके डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, जिसकी वजह से वो लाइट को ज़्यादा या कम हमारी आइज तक पहुँचती हैं, ठीक है। लिखा है ना, बोथ दीज इफेक्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है। ये दोनों इफेक्ट्स रिस्पॉन्सिबल है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के लिए। अब यहाँ पर हमें कुछ गिव रीज़न टाइप क्वेश्चन टाइप हम कह सकते हैं, गिव रीज़न हमें दे रखे हैं कि यार आपने देखा होगा वाई एंगर साइंस आर मेड इन रेड कलर। एंगर साइन, देखो मैं आपको एक इजी वे में ये क्वेश्चन समझाऊं तो, कि यार आप देखते हो कि जो भी खतरे वाली चीज़ें, हमें कोई संकेत देना होता है कि आगे खतरा है, तो वो चीज़ें लाल कलर से क्यों की गई होती हैं। आप देखते हो, आप जब रेड लाइट, आप जब रोड क्रॉस कर रहे होते हो तो वहाँ रेड ग्रीन येलो लाइट लगी होती है, तो जब आपको रुकना होता है तो रेड लाइट ही क्यों जलती है वहाँ पर? कोई, आपने कभी सोचा कोई और लाइट क्यों नहीं लगाई गई वहाँ पर? या आपने देखा होगा, आप रेलवे स्टेशन पे जा रहे होते हो, जब आप ट्रेन पे ट्रैवल कर रहे होते हो, आपने कभी भी नोटिस करा हो रात में आपके जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनके रात में साइड में रेड लाइट जल रही होती हैं। तो वो क्यों जल रही होती हैं? कभी कभी रेड लाइट जल रही होती है, क्यों जल रही होती है? आपको कोई भी डेंजर साइन का शो करना होता है तो रेड लाइट ही क्यों शो की जाती है? कभी सोचा है आपने? कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा तो चलिए आज सोच लेते हैं, इसका रीज़न जान लेते हैं, ताकि आपसे भी कोई पूछे क्यों होता है तो आप फटाक से आंसर दो, जी हमने तो पढ़ा था अपने गुरुजी पे कि इसलिए होता है। चलो देखते हैं क्यों होता है। हमारी जो रेड लाइट होती है बच्चों, रेड लाइट क्या होती है? हमने आंसर भी लिख रखा है ग्रीन वाले में, जो देखो लिखा हुआ है, रेड इज़ द लीस्ट स्कैटर्ड कलर, इट इज़ द लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग एंड स्मोक एंड कैन बी सीन इन द सेम कलर ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। होता क्या है बच्चों, जो हमारा रेड कलर होता है ना, वो बहुत ही कम स्कैटर्ड वाला कलर होता है। मतलब कि ये रेड कलर एक ऐसा कलर होता है जो कि बहुत कम फैलता है। फैलता मतलब, स्कैटर मतलब फैलना। रेड कलर जो होता है वो हमारा जो ऐसा कलर होता है जो कि बहुत ही कम फैलता है। सिर्फ ये कलर ऐसा कलर है जो कि इससे जो दूसरे कलर्स हैं वो कुछ ना कुछ फैलते हैं, लेकिन ये बहुत कम फैलता है, लीस्ट स्कैटर्ड कलर है। जो कि हमें मतलब कि जो कि ना, मान लो अगर फॉग हो रही होती है कभी ठंड के टाइम में, या स्मोक हो रहा होता है, धुआं धुआं हो रहा है, तब भी रेड कलर हमें दूर से ही दिख जाएगा। फॉग हो रही होती है, कोहरा पड़ रहा होता है ठंड में, हमें तब भी दिख जाएगा। रात में अंधेरा है तो चलो रात में तो कोई भी कलर दिख जाता है, लेकिन कभी ऐसा दिन के टाइम में भी हमें दूर से दिख जाता है। तो ये एक लीस्ट स्कैटर्ड कलर होता है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत ईजी विजिबल होता है लॉन्ग डिस्टेंस तक। तो इसलिए हमारे जो डेंजर साइंस होते हैं वो रेड कलर से बनाए गए होते हैं। देखो मैंने आपके लिए ये भी लगा दिया एक फ़ोटो, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो आगे देखते हैं। आगे आपने देखो, और बच्चों, और ऐसा शायद इसलिए भी होता है क्योंकि वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा भी होती है, ठीक है। चलो अब ये देखते हैं हम, वाई कलर ऑफ स्काई अपीयर ऑन अ क्लियर डे। स्काई अपीयर्स ऑन क्लियर डे। देखो मैं ब्लू लिखना भूल गया, स्काई अपीयर्स ब्लू ऑन अ क्लियर डे। ऊपर में ब्लू लिखना भूल गया क्वेश्चन में। वाई कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू ऑन अ क्लियर डे, ठीक है। अपीयर्स का आधा ब्लू लगा लेना, मिस्टेक हो गई। हाँ आंसर देखो क्या लिखा हुआ है, द अपर। आपने सोचा कभी आसमान लाल क्यों नहीं है, पीला क्यों नहीं है, नीला क्यों नहीं है? नीले से वैसे मैंने हाईलाइट कर रखा है आंसर को, बट फिर भी आपने कभी सोचा है सिर्फ स्काई ब्लू ही क्यों है? ब्लू ऐसा, ये तो डार्क ब्लू है, नीला ऐसा नहीं होता है। मैं दूसरे नीले की बात कर रहा हूँ जो डल नीला होता है, वैसा कुछ आसमान होता है। ऐसा क्यों होता है? चलो इसका आंसर भी देखते हैं क्या लिखा है। द अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर की अपर लेयर होती है ना, कंटेन वेरी फाइन पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर एंड गैसेज। जो हमारी एटमॉस्फेयर की अपर लेयर होती है उसमें फाइन पार्टिकल यानी कि छोटे छोटे वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं और गैसेस प्रेजेंट होती हैं कुछ। जैसे अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था रेन ड्रॉप्स में, जो हमारा रेनबो फॉर्म हो रहा था, उधर भी कुछ वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं ना एयर में, सेम वैसे कुछ वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, गैसेस प्रेजेंट होती हैं अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में। तो होता क्या है, दीज पार्टिकल्स आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ।
अब ये जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं ना अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में, ये क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा कारगर होते हैं किस चीज़ में, लाइट को, जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट होती है ना उसको स्कैटर करने में, उसको फैलाने में। अब सबसे कम वेवलेंथ कौन सी लाइट की होती है, ब्लू। शॉर्टर वेवलेंथ, इसकी कम वेवलेंथ होती है, सबसे कम नहीं कह सकते हम, कम कह सकते हैं, सबसे कम नहीं, कम वेवलेंथ। जो ब्लू कलर होता है वो उसकी वेवलेंथ कम होती है, ठीक है। तो इसलिए जो ब्लू कलर होता है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, इसलिए हमें जो हमारा स्काई होता है वो हमें ब्लू दिखाई देता है, ठीक है। ये देखो नीला नीला आसमान, अच्छा लग रहा है ना, बादल भी हैं वैसे। चलिए आगे आखिरी और लास्ट गिव रीज़न है हमारा इस वीडियो का, और ये हमारा लास्ट टॉपिक भी है। नीचे यार इतना क्या देख रहे हो, लाल सूरज है। अब हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा गिव रीज़न कह सकते हैं कि वाई कलर ऑफ सन अपीयर रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। जो हमारा सूरज का कलर होता है वो लाल उगते टाइम और डूबते टाइम क्यों दिखता है हमको। चलो पढ़ते हैं क्या आंसर है। While the sunset and sunrise, the color of the sun and its surrounding appear red. During sunset and sunrise, the sun is near horizon and therefore the sunlight has to travel larger distance in atmosphere due to most of the blue light shorter wavelength are scattered away by the particles. The light of longer wavelength red color will reach our eye. This is why sun appears red in color. ये वही वाला फंडा अपना सकते हो जैसे हमने अभी रेड कलर ऊपर डेंजर वाला पढ़ा था। देखो होता क्या है बच्चों, जब सूरज उग रहा होता है या सूरज डूब रहा होता है तो वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर होता है, और जब वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर होता है तो सूरज की जो किरणें होती हैं उसको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है हमारी आइज़ तक आने के लिए। तो अब आपको पता है डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर में वो ट्रैवल कर रहा है अगर, तो आपको पता है ब्लू लाइट जो होती है एटमॉस्फेयर में वो स्कैटर कर जाती है सारी, तो रेड लाइट जो होती है यानी कि ज़्यादा लॉन्गर वेवलेंथ की या लार्जेस्ट वेवलेंथ की जो रेड लाइट होती है वो हमारी आइज़ तक हमें दिखाई देती है, ठीक है। समझ आया? मैं होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ ये वीडियो हम एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको अगली वीडियो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं हम आपसे ऐसी कुछ अच्छी नई वीडियोस के साथ।